नमस्कार, मैं हूं रमन रमगाई और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मिशन 2022 में वोटों की जंग का वक्त खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण के वोट आज डाले गए। 7 चरणों की लंबी वोटिंग के बाद अब चुनावी नतीजों पर पूरे देश की नजर है। न्यूज इंडिया चुनाव की सटीक खबरें आप तक पहुंचाता रहा है और आज भी आपको सबसे सटीक एग्जिट पोल दिखाने जा रहा है। प्रबोधन रिसर्च ग्रुप और न्यूज इंडिया ने मिलकर ग्राउंड जीरो से आपके लिए सबसे सही एग्जिट पोल तैयार किया है। उत्तर प्रदेश में योगी की वापसी होगी या फिर साइकिल दौड़ने वाली है, हाथी कितना झूमेगा और पंजा कितना मजबूत या फिर कमजोर होगा, इसका सबसे सही अनुमान न्यूज इंडिया आपको दिखाएगा। उत्तराखंड में इस बार किसकी सरकार बनेगी, इसके भी सबसे सटीक आंकड़े न्यूज इंडिया के पास हैं। और गोवा में जो कुछ होने जा रहा है, जो कुछ होने वाला है, उसका आंकड़ा भी न्यूज इंडिया के पास है। मणिपुर और पंजाब में क्या होगा, यह भी आपको न्यूज इंडिया बताएगा, क्योंकि न्यूज इंडिया है राष्ट्र की आवाज। तो तमाम चरणों की मतदान की हर खबर सबसे पहले हमने आप तक पहुंचाई, तमाम अपडेट आप तक पहुंचाए, किस तरह से चुनाव आगे बढ़ा उसकी हर हलचल सबसे पहले न्यूज इंडिया ने आप तक पहुंचाई। फिर चाहे चुनाव उत्तर प्रदेश का हो या फिर चुनाव पंजाब का हो, उत्तराखंड का या फिर मणिपुर का, तमाम अपडेट सबसे पहले न्यूज इंडिया आप तक पहुंचाता रहा है। और आज उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण का चुनाव और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कहां क्या जनता का मूड था, जनता ने किसे चुना, जनता ने किसको नकार दिया। हालांकि 10 मार्च तक का इंतजार हमें करना पड़ेगा जब नतीजे सामने आएंगे, लेकिन सबसे सटीक एग्जिट पोल अगर आप जानना चाहते हैं, सबसे सटीक अनुमान, जी हां, सबसे सटीक अनुमान आप जानना चाहते हैं, तो आप जुड़े रहिए न्यूज इंडिया के साथ। हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे सबसे सटीक और सही अनुमान न्यूज इंडिया आप तक पहुंचाएगा। प्रबोधन ग्रुप के साथ मिलकर न्यूज इंडिया ने ग्राउंड जीरो पर यह एग्जिट पोल किया है और उसमें क्या आंकड़े निकलकर सामने आए, ये सारी तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे थोड़ी ही देर के बाद। हर पहलू पर बात होगी, हर सीट पर बात होगी, हर राज्य पर बात होगी। 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, तो राज्य दर राज्य हम आपको बताते रहेंगे कि आखिर जनता ने किसे चुना। एग्जिट पोल है, ये एक अनुमान है, ये हम लगातार आपको कह रहे हैं और ये सबसे सटीक अनुमान है। तो सबसे सटीक अनुमान आपको न्यूज इंडिया पर देखने को मिलेगा। आपको देखने को मिलेगा कि आखिर उत्तराखंड में क्या हुआ, उत्तराखंड की जनता ने किस पर भरोसा जताया, या फिर सबसे बड़ा रण, जो सबसे बड़ी लड़ाई उत्तर प्रदेश की, वहां क्या हुआ। क्या भारतीय जनता पार्टी अपना किला बचा पाई, या फिर साइकिल ने एंट्री मार ली है, या फिर समाजवादी पार्टी की जगह बहुजन समाजवादी पार्टी ने इस बार कुछ नया कर दिखाया है, अपनी जमीन फिर से तलाश ली है। तो मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से हमारे साथ विवेक जुड़े हुए हैं। विवेक के पास चलते हैं। लखनऊ में विवेक इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, क्या तस्वीरें हैं इस वक्त? देखिए, मैं विधानसभा के ठीक सामने, ठीक अपोजिट खड़ा हुआ हूं और इसी विधानसभा के इर्द गिर्द ये पूरा चुनाव है। और 10 तारीख को इस विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री के तौर पर, सरकार के तौर पर कौन अंदर जाएगा, ये देखना होगा। आज जो एग्जिट पोल हम दर्शकों के सामने पेश करने जा रहे हैं, उससे कुछ अनुमान उनको जरूर लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को किस तरह के नतीजे आने वाले हैं। जहां तक तस्वीरों की बात है, तो इस वक्त दिल की धड़कनें सबकी बढ़ी हुई हैं। आखिरी फेज का चुनाव, जो मतदान था, वो पूरा खत्म हो गया है आपने कवर किया, और जो फिगर्स हमारे पास आपने कवर किया, हर चरण दर चरण आप घूमते रहे, पूरे उत्तर प्रदेश में आप घूमे। थोड़ा पहले अपना थोड़ा अनुभव बताइए, कैसे इस बार का चुनाव रहा, पिछली बार के चुनाव से थोड़ा अलग था या इस बार कुछ नया देखने को मिला? थोड़ा सा अपना अनुभव साझा कीजिए दर्शकों के साथ। देखिए रमन, 2012 की अगर हम बात करें या 2007 की अगर हम बात करें, तो वहां पर कुछ संकेत मिल रहे थे कि ये बदलाव के लिए वोटिंग हो रही है। 2017 में बिल्कुल एविडेंट था, उसमें एक लहर थी। हम लोग अंदाजा लगा रहे थे 250, 265, 70 सीटें बीजेपी को मिल जाएंगी 2017 में, और वो खैर वो आंकड़ा 325 तक पहुंचा।
लेकिन ये जो 2022 का चुनाव है, ये बीते 3-4 चुनावों की अगर हम बात करें तो मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल चुनाव है। इसमें क्या होगा ये किसी को नहीं पता है, कोई समीकरण नहीं चला, कोई मुद्दे नहीं चले, कैंडिडेट्स कैसे हैं ये सारी चीज़ें देखी गई। किसी इलाके में कोई मुद्दा चला, किसी इलाके में कोई मुद्दा चला। भारतीय जनता पार्टी जिसने सबसे ज़्यादा एग्रेसिव कैंपेनिंग की, उसने कई मुद्दे बनाने की कोशिश की, लेकिन एक भी मुद्दा नहीं बना। अब ऐसी स्थिति में ये कह पाना बहुत मुश्किल है, और जनता भी सामने से कुछ कह रही थी, पीछे जाकर कुछ कह रही थी। जो लोग सामने आकर बोलते भी थे वो पीछे जाकर कुछ और बोलते थे। तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग इलेक्शन ये रहा है। अगर हम नतीजे अभी से आंकना शुरू करेंगे तो शायद हम सही नतीजे तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो कुल मिलाकर के बहुत कन्फ्यूजन था इस चुनाव में। एक बात जो बिल्कुल साफ साफ दिखी है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी 2017 की तरह 2022 में अपना जो परफॉर्मेंस था वो रिपीट करने नहीं जा रही है, ये बिल्कुल तय बात है। उसका ग्राफ नीचे आ रहा है और अखिलेश यादव का जो गठबंधन है उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है। अब ये कितना ऊपर जाएगा या बीजेपी कितना नीचे जाएगी, क्या वो मेजॉरिटी पा लेगी या नहीं पाएगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो तस्वीर बन रही है वो ये है कि समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है या भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस है, इन दोनों के बीच में सीधा मुकाबला है, कांटे की टक्कर है। कुछ जगहों पर बहुजन समाज पार्टी जरूर मजबूत दिखाई दी है, लेकिन वो इतना बड़ा फैक्टर नहीं है कि इस चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सके। तो लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी में है, बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है। जो भी नतीजे आएंगे वो इसी के इर्द गिर्द आएंगे, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल विवेक जी, दरअसल मेरे तमाम सहयोगी जो पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव कवर करते रहे और ये पहला चुनाव कवर नहीं कर रहे, लगातार उन्होंने तमाम उत्तर प्रदेश के चुनाव कवर किए हैं, बेहद अनुभवी मेरे सहयोगी हैं। तो अभिनव के पास भी चलते हैं। अभिनव, आपसे ही पहला सवाल यही कि इस चुनाव का अनुभव आपका कैसा रहा, ये दर्शकों के साथ साझा कीजिए। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखिए तो रमन, मैंने जो है इस 2007 का, 2002 का, इसके अलावा जो है बीच में कई बार ऐसा हुआ 1999 का जब राजनाथ मुख्यमंत्री थे। उसके बाद हमने जो है 2012 का चुनाव देखा, 2017 का चुनाव देखा, लोकसभा के चुनाव देखे और ये 2022 का जो है वो चुनाव देख रहे हैं। ये चुनाव बाकी चुनाव से इसलिए भी थोड़ा सा भिन्न था क्योंकि इस बार जो है डिजिटलाइजेशन जो है बहुत था। शुरू के जो चरण थे उसमें आपने देखा था सिर्फ और सिर्फ जो है आप सोशल मीडिया के द्वारा जो है कैंपेन कर सकते हैं, सोशल मीडिया के द्वारा, और उसका कारण रहा कि कोविड-19 के दौरान तो फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज कमोवेश थोड़ा जो है इस रहा। उसके बाद रैलियों की परमिशन हो गई थी और रैलियों में लोग जो है भीड़ इकट्ठा करने लगे थे। लेकिन कंफ्यूजन भरा इस बात को लेकर है, जैसा कि मेरे वरिष्ठ ने विवेक जी ने बताया कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी वो मैंडेट जो है वापस दोहराने शायद नहीं जा रही है। उसका कारण यह है कि उसमें एंटी इनकम्पेंसी भी हो सकती है। देखिए, हमेशा से इस बात होता है कि 5 साल आप देखिए तो पहले जो थी हंग असेंबलीज होती थी। जब आप देखिए बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी हो गया, जब मुलायम और कांशीराम जब एक बार साथ मिले थे, बीएसपी और बीजेपी का भी गठबंधन हुआ, उसके दौरान भी मायावती मुख्यमंत्री बनी, उस समय भी गठबंधन की सरकारें बनी। लेकिन 2007 में जब मायावती की सरकार बनी तो मायावती फुल मैंडेट में आई और 2012 तक उन्होंने किया। लास्ट के जो चरण थे उसमें आपने देखिए लॉ एंड ऑर्डर पे आप मायावती की चैलेंज नहीं कर सकते, सुशासन पर उनका चैलेंज नहीं कर सकते। काफी अच्छा उन्होंने जो है एडमिनिस्ट्रेशन पावर बहुत अच्छी उनकी थी। लेकिन भ्रष्टाचार जो लास्ट के फेज में हुआ, जो 2011 से लेकर 12 के बीच में और उसके पहले 10 से जो शुरू हो गया भ्रष्टाचार, उस पर मायावती। उसके बाद जनता का मूड जो है वो युवा चेहरे पर गया और युवा पे इसलिए गया क्योंकि जब डीपी यादव का टिकट काटा गया तो लोगों को ये भरोसा हो गया अखिलेश यादव पर कि अखिलेश यादव जो है वो अब चुनाव पे जो है जा रहे हैं और जो उसके बाद अखिलेश यादव की युवा फेस है और बदलाव की तरफ गए। लेकिन आपने देखा वो भी जो है जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए और फिर वापस जो है भारतीय जनता पार्टी पर फुल मेजोरिटी, चूंकि मोदी की सरकार केंद्र में थी तो ऐसी सूरत में उन लोगों को लगा कि नहीं, अब जो इम्प्लीमेंटेशन और डबल इंजन की जो सरकार होती, जो केंद्र की योजनाएं होंगी, मोदी ईमानदार है, उनकी सोच ईमानदार है, अगर उसको उत्तर प्रदेश में इंप्लीमेंट होगा, शायद यही भरोसा रहा और लोगों ने जो है फुल मेजोरिटी में दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि एक ईमानदार मुख्यमंत्री के तौर पर बाबा योगी आदित्यनाथ ने अपनी छवि जो है बनाई है। एक एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर आपने देखा कि गुंडाराज से लेकर तमाम चीजों पे उन्होंने लगाम लगाई, लेकिन कहीं ना कहीं वो फेल्यूर वो भी दिखाई पड़े उस बात में कि वो जो है वो अपने अधिकारियों के द्वारा घिरे रहे और जो उत्तर प्रदेश की जो ब्यूरोक्रेसी है वो ब्यूरोक्रेसी जो पूरी तरह से हावी हो गई है और ब्यूरोक्रेसी चला रही थी। ऐसे में कुछ ऐसे डिसीजन थे जैसे कि गौ हत्या के उन्होंने रोक लगा दी, लेकिन उनके जो
जो गाय थी, जो गौवंश थे, उन पर जो है उनको वापस जो है उनको स्थायी रूप देने पर जो है वो नाकाम हो गए, जिसका सबसे बड़ा जो खामियाजा जो है, अगर भारतीय जनता पार्टी को नीचे आती है तो उसका सबसे बड़ा खामियाजा सिर्फ यही देखिए कि मैं पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक, इसके अलावा किसान आंदोलन बहुत हावी नहीं रहे। उसके बाद है, मैं कुछ लोग हैं यहाँ पर स्थानीय है जो गाजीपुर के इन लोग हैं, इन लोगों से आप पूछता हूँ इस बार जो है क्या रहा इस बार चुनाव में, आप लोगों का किस तरह से चुनाव को आप लोग देख रहे हैं? इस समय चुनाव जो इस समय का है, हम लोग जो है विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर वोट दिए हैं। बाकी इसके पहले जितनी सरकारें थी उस सरकारों हम लोग देखे हैं कि यहाँ हम लोग दिन में 10-11 बजे घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, छिनैती हो जाती थी, मोटरसाइकिल छीनी जाती थी। इस समय हम लोग रात को 10-11 बजे के करीब, देखिए मैं इसलिए ये चूंकि आए हैं बाहर से हैं और ये इसलिए लॉ एंड ऑर्डर पे मैं पूछ रहा हूं क्योंकि जो पूर्वांचल था, पूर्वांचल का जो हिस्सा था वो कानून व्यवस्था से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ, कानून व्यवस्था यहाँ पे बहुत सी ज्यादा चरमराई हुई थी और उसको लेकर जो है, तो ये भी एक पहलू है जिसको कि मैं इस बार देख रहा हूं कि अगर जनता जो है जहां गौवंश से जो परेशान थी, उनके जो छुट्टा जानवरों से परेशान थी, तो वहीं अगर महिलाओं का जो आप मैंडेट देखेंगे, महिला जो है वो महिला हमेशा जो है उन लोगों की जब हम उनसे बात करते तो वो सुरक्षा से बहुत ज्यादा थे। रात के आप 11 बजे जाइए, रात के 10 बजे जाइए, कोई पूछने वाला नहीं है कि आपके कोई आपराधिक जो है गतिविधियां उन लोगों के साथ, कोई मिस हैपनिंग उन लोगों के साथ नहीं हो सकती है। तो तमाम आगे बढ़ाते रहेंगे। दरअसल हम एक एग्जिट पोल लेकर आए हैं जिसपे सटीक अनुमान है, 10 मार्च तक नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन न्यूज इंडिया सबसे सटीक अनुमान आप तक पहुंचाएगा। थोड़ी देर के बाद ये सारे पर्दे खुल जाएंगे, इस सवाल तमाम मुद्दों पर बात होगी। मेरे तमाम अनुभवी सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बात विवेक जी करते हैं। चलिए एक बार पूरा जो फेज है वो रिपीट कर दिया जाए ताकि लोगों की याद फिर से ताजा हो जाए कि भैया इस बार चुनाव में हुआ क्या था, क्या क्या शुरू हुआ, कहां तक पहुंचा, क्या क्या मुद्दे आए। जैसे अभिनव ने भी बताया कि जो पहला जो चुनाव की जो पहला फेज था उसमें तो रैली और रोड शो की भी इजाजत नहीं थी, कोविड प्रोटोकॉल के साथ ये पूरा का पूरा चुनाव शुरू हुआ। तो विवेक जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं, इस बार कुछ अलग था हुआ? जी विवेक जी के पास आवाज नहीं जा रही है, अभिनव के पास से वापस चलते हैं। तो अभिनव एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, पूरा इलेक्शन रिफ्रेश करते हैं और पहले चरण के पास ही चलते हैं जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात थी। इस बार समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और जयंत चौधरी रथों में साथ साथ खड़े नजर आए। असर, फायदा, नुकसान क्या हुआ? देखिए दो युवा फिर चले थे इस बार जो है, पिछली बार राहुल गांधी और अखिलेश यादव चले थे, इस बार जो है जयंत चौधरी और अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चले और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन पर लोगों ने घेरने की जरूर कोशिश की थी, क्योंकि किसान आंदोलन एक मुद्दा जरूर रहा था, लेकिन वो भी समाप्ति के जब लोगों से बात करिए तो समाप्ति के बहुत ज्यादा किसान आंदोलन पर उन लोग नहीं थे। जाट पर सबकी नजर थी कि जाट इस बार कैसा जाएगा, लेकिन जाट वहीं पर मैं जब कुछ लोगों से बात करिए, आप देखिए तो जाट मुजफ्फरनगर कांड जो 2017 का था वो भूल नहीं, 11 का था वो 13 का माफ कीजिएगा, वो भूल नहीं पाया था, 13 वाला जो था। दूसरी चीज है कि अल्पसंख्यक समुदाय को अगर आप देखिए तो शुरू के जो फर्स्ट समाजवादी पार्टी का जो टिकट घोषणा हुई थी उसमें आप देखिए तो उसमें 30-35 सीटें जो है, 30-32 सीटें जो है वो सिर्फ अल्पसंख्यक को, तो ऐसे में जाटों का जो नाराजगी थी। दूसरी तरफ सब लोग जाट की बात कर रहे थे, लेकिन स्थानीय वहां पर और जो कास्ट थी, जो छोटी जो कास्ट हैं, उनको जो समुदाय हैं उनको जो है लोग नहीं देख रहे थे, और वो एक बड़ा मैंडेट है जो वो किसकी तरफ जो है वो ज्यादा जाता हुआ दिखाई पड़ा। हमने जमा किए हैं और एग्जिट पोल में शायद ये जो आप कह रहे हैं तमाम चीजें निकलकर सामने आए। थोड़ी देर बाद हम बताएंगे कि क्या क्या नतीजे हमारे हैं, किस तरह का अनुमान हमारे सामने नजर आया है। नीरज मेरे सहयोगी आजमगढ़ से जुड़ चुके हैं। नीरज, पहला सवाल आपसे भी, आपका क्या अनुभव रहा पूरे चुनाव का इस बार? जी देखिए, जो इस बार का 2022 का ये पूरा चुनाव है, अगर इसको हम समझें तो हम 3 महीने पहले हम आपको ले चलेंगे। 3 महीने पहले जो भारतीय जनता पार्टी का दावा था कि 300 पार, ये दावा उस समय समझ में आता था, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे किसान आंदोलन ने अपनी पकड़ बनाई, वो तीनों जो कृषि कानून थे वो वापस लिए गए, उसके बाद लखीमपुर खीरी की घटना सामने आई और फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी धीरे धीरे मजबूती से उभरती हुई नजर आई। उसके बाद अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी से गठबंधन किया और फिर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से गठबंधन किया, और इसके बाद चुनाव से ठीक पहले जिस तरह
जो ओबीसी समाज के तमाम नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी, उससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को अगर कहा जाए तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन समाजवादी पार्टी को मिली। तो यहां से अगर कहा जाए कि पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से चुनाव शुरू हुआ, वहां पर किसानों का मुद्दा था, जो शुरुआत के 2 चरण थे। किसानों का मुद्दा कितना इफेक्टिव हुआ ये तो पता चलेगा 10 तारीख को, लेकिन उसके बाद का जो फेज आया, फिर गन्ना किसान से होता हुआ हिजाब का भी मुद्दा बना, फिर लखीमपुर खीरी चुनाव हुआ और उसके बाद प्रयागराज होते हुए और आज आजमगढ़ या यूं कहें पूर्वांचल में ये चुनाव खत्म हो गया। तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पहले की अपेक्षा जो स्थिति 3 महीने पहले थी उसके बाद मजबूत हुए हैं और कहीं ना कहीं इसका फर्क भी देखने को मिलेगा 10 तारीख को जब परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज पार्टी है, बसपा ने भी काफी मजबूती से भी अपना चुनाव लड़ा है, जिसको हम लोग शायद उस समय 15 से 20 सीटों तक माप रहे थे। जो अंडर करंट था वो बसपा में बहुत ज्यादा देखने को मिला और बसपा के जो कोर वोटर थे उन्होंने चुपचाप वोटिंग करी, यानी शांति से वोटिंग करी। इसके अलावा कांग्रेस ने भी मेहनत करी। तो ये कहा जाए कि जिस तरह से प्रियंका गांधी एक्टिव हुई उसका लाभ कांग्रेस को जरूर मिलेगा, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन पार्टी को कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलेगा। तो वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जो फेस था 2017 का जो फेस था वो भगवा पे लड़ा गया था, उस समय नरेंद्र मोदी चेहरा हुआ करते थे और 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ भाजपा के फेस के तौर पर उत्तर प्रदेश में चुनाव उनके फेस पे लड़ा गया मुख्यमंत्री के तौर पर, और इसके अलावा प्रधानमंत्री और अमित शाह तमाम रैलियों को उन्होंने संबोधित किया। और ये तमाम जो सारी बातें आप बता रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम अपना एग्जिट पोल लेकर आएंगे जनता के सामने, अपने दर्शकों के सामने, और बहुत कुछ सही अनुमान हम देने वाले हैं, एकदम सटीक अनुमान। अगर आपको जानना है तो लगातार आप न्यूज इंडिया के साथ जुड़े रहिए। ये जितने भी मेरे सहयोगी हैं अपने अनुभव से, पूरे चुनाव के अनुभव से आपको तमाम बातें बता रहे हैं। ग्राउंड पर एक सर्वे किया गया है हमारी तरफ से और उससे बहुत सटीक अनुमान आपको मिलने वाला है कि किसकी सरकार बन सकती है और कौन पिछड़ता हुआ चला गया। विवेक जी मेरे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, एक बार चुनाव फिर से रिफ्रेश किया जाए, एक बार फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही बात शुरू करते हैं। यहां पर किसान का जो मुद्दा था, क्या काम किया? जयंत चौधरी अखिलेश की जोड़ी कुछ आगे बढ़ पाई? बेशक पहले और दूसरे फेज में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का जो गठबंधन था वो उसने काम किया है और किसानों का जो इशू था उसके पीछे राकेश टिकैत खड़े थे। इस पूरे गठबंधन के पीछे जो सूत्रधार थे वो राकेश टिकैत उनको माना जा रहा। अब ये बात खुल के कह दी जानी चाहिए कि राकेश टिकैत ही इस गठबंधन के, यानी जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का जो गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ, राकेश टिकैत उसके पीछे बड़ा चेहरा थे, बड़ा दिमाग थे। और वहां पर पहले 2 फेजेस में इस गठबंधन ने किसानों के इश्यूज ने काम किया है और इसका नतीजा देखने को मिला है। और उस वक्त भी अगर हम पीछे जाएं और देखें कि किस तरह के बयानात आए थे, भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह के बयान दिए थे, उन्होंने इस इशू को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की, जाटों को रिझाने की कोशिश की, जयंत चौधरी को ऑफर दिए गए। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आज अगर हम इसके एनालिसिस खुल कर करें तो ये कह सकते हैं कि इसकी वजह ये थी कि शायद बीजेपी को ये लग रहा था कि जो गठबंधन है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनके लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है और वो हुआ भी है। वहां से जो हमारे पास रिपोर्ट्स है वहां भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा नुकसान पहले 2 फेजेस में जाटों और किसानों की वजह से होने जा रहा है और यही नुकसान आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सीटें उनकी कम हो रही हैं, दिख रही हैं या जो ग्राफ गिरा है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो पहले 2 फेज है वो उसकी बड़ी वजह है। तो पहले 2 फेजेस में ये इशू बिल्कुल उसने काम किया है, ये जमीन पर साफ तौर पर दिख रहा था। जाटों को जोड़ने में भारतीय जनता पार्टी की कोशिशें उतनी कामयाब नहीं हुई जितनी 2017 में हुई थी। और इसके अलावा जाट और मुस्लिम का जो एक गठजोड़ जो बीजेपी ने 2017 में बिखेर दिया था वो यहाँ पर इंटैक्ट होकर के काम किया। मुसलमानों ने बहुत ही रणनीति से काम करते हुए अपना मतदान किया है और ये माना जा रहा है कि 70 से 80% जो वोट है मुसलमानों का वो बटा नहीं एक जगह पर गया है और ये भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उनके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द इस पूरे चुनाव में रहा है। तो अब इसके आगे की अगर हम बात करें तो तीसरा फेज तो अखिलेश यादव का खुद का अपना घर है, मैनपुरी और औरैया इटावा ये सारी जगहें थी। भारतीय जनता पार्टी ने वहां 2017 में बहुत अच्छा किया था लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन उसने तीसरे फेज में भी ठीक ठाक काम किया है। चौथे फेज से 7वें फेज के बीच में भारतीय जनता पार्टी रिकवर करती हुई नजर आई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो रिकवरी पहले 3 फेजेस के नुकसान को क्या पूरा कर पाएगी ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि खासतौर से अगर हम अवध के जिलों को लें या अम्बेडकर नगर को ले लें, अयोध्या को ले लें, बाराबंकी को ले लें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का वो परफॉर्मेंस नहीं रहा है। गोरखपुर के आसपास जरूर उनकी पोजीशन अच्छी रही है
लेकिन सिद्धार्थनगर की बात कर ले, बस्ती की बात कर ले, तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। और शायद यही वजह है कि 3 दिनों तक छठे और 7वें फेज के लिए, खासतौर से आज का जो आखिरी फेज था 7वें चरण का, इसके लिए नरेंद्र मोदी को 3 दिनों तक काशी में डेरा जमाना पड़ा। पूरी की पूरी सरकार वहां पर थी, जबकि यूक्रेन का एक बड़ा इशू इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा था। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी को अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी क्रेडिबिलिटी वहां पर लगानी पड़ी है। तो जाहिर है कि परेशानी, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं था और अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन इतना जरूर है कि 2017 वाला सीन इस बार उत्तर प्रदेश में हम देखने नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल, ये मेरे तमाम सहयोगी हैं जो कि पिछले 3 महीने से लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं और ये अगर मैं कहूं कि चुनाव ही जी रहे हैं, चुनाव ही ओढ़ रहे हैं, तो कुछ गलत नहीं होगा। ये तमाम जनता के साथ जुड़े रहे और जब हम लगातार, मैं अपने तीनों सहयोगी से बात कर रहा हूं, तो आपके दिमाग में ये जो पिक्चर है इलेक्शन वाली, चुनाव वाली, फ्लैशबैक में चल रही होगी और आपको तमाम मुद्दे याद आ रहे होंगे, किस तरह से चुनाव में उठे, किस तरह से हिजाब का मुद्दा उठा या फिर किस तरह से किसान का मुद्दा उठा। तो तमाम चीजें, किस तरह से जयंत चौधरी को भी प्रलोभन दिया गया, तो ये तमाम मुद्दे एक बार फिर से हम रिफ्रेश कर रहे हैं और उसके बाद नतीजा क्या होगा, क्या एग्जिट पोल सामने आएगा, ये सटीक आंकड़े हम आप तक पहुंचाएंगे और सबसे सटीक आंकड़े ये होंगे, यकीन मानिए आप ये बात। अभिनव के पास चलते हैं। अभिनव, आपके साथ कुछ लोग हैं। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि कुछ लोग हमारे साथ हैं, उन लोगों से जो है हम बात करते हैं कि इस बार चुनाव के दौरान जो है क्या मुद्दे रहे हैं लोकल जो है इस तरह से, इसके साथ साथ जो है किन इश्यूज को लेकर जो है गाजीपुर से लेकर इस पूर्वांचल की जो धरती है उस पर रहे, क्योंकि हम लोग इधर ही की बात ज्यादा उससे कह ले। दूसरी तरफ है कि तमाम इश्यूज रहे हैं। आप बताइए, सबसे पहले जो इशू शुरू हुआ वो जिन्ना से शुरू हो गया, हिजाब तक आया और हिजाब के बाद जो है फिर गोवंश से लेकर होते होते हुए देखिए यूक्रेन तक चला गया। तो इस बार का जो चुनाव है उस चुनाव में आप कैसे देखते हैं कि इस बार क्या चीज मुद्दे जो है वो ज्यादा हावी रहे हैं? देखिए, हम आपको पहले आपके चैनल को धन्यवाद दे रहे हैं कि आप लोग गांव तक आकर के सब सच दिखा रहे हैं कि सच्चाई क्या है। दूसरी बात यह है कि हम लोग यहाँ 2-3 चीज़ों को ध्यान में रख करके चुनाव किए हैं। पहली चीज़ कि सुशासन, दूसरा कोविड प्रबंधन इतना बढ़िया रहा कि घर बैठे लोगों को वैक्सीन लगी, और तीसरी चीज़ जिन्ना या ये जो उधर से बोल रहे थे लोग, इन लोगों को इतना तो मैं बोल ही दे सकता हूँ, अखिलेश यादव या जयंत चौधरी जो भाड़े का ट्रैक्टर पंजाब से मंगा के घुमाए थे यहाँ, अगर हम चाहें पूर्वांचल के लोग तो इनसे ज़्यादा ट्रैक्टर यहाँ से अपना खुद का चला के पहुँचा देंगे दिल्ली तक। तो उनको ये समझ में आना चाहिए, किसान सब उनके साथ। बिल्कुल। आप बताइए कि इस बार के जो चुनाव हैं फर्स्ट फेज से जब आप देखिए तो तमाम जो है किसानों के मुद्दे रहे उसमें, उसके बाद जो है किसानों से शुरू होते हुए उसके बाद जो है लोगों को जो तमाम तरह के जो जेल हुई, जो बाकायदे योगी के बुलडोजर की बात हो गई, उसके बाद फिर बीजेपी ने जो अखिलेश यादव ने जिन्ना का प्रश्न उठा दिया, जिन्ना की बात हो गई, फिर हिजाब की बात हो गई, हिजाब के करते करते फिर तमाम जो लोकल इश्यूज हैं उस पे हैं। लेकिन यहाँ पर जनता किस तरह से मैंडेट, किस तरह से यहाँ पर 2 या 3 चीज़ों के ऊपर में जनता फोकस कर रही है। यहाँ सबसे पहली बात है सुरक्षा। जो हम लोग रात के टाइम में निकलना औरतों के लिए या घर की बहू बेटियों के लिए दुर्लभ था, यानी निकलने के बारे में सोच ही नहीं सकता था। वो चीज़ हम लोगों के दिमाग से एकदम ख़त्म हो गई है 5 साल के अंदर में। और दूसरी शिक्षा माफिया का जो कब्जा था उसको हटाया गया है। और दूसरी यहाँ पे जो है काम की व्यवस्था। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम लोग यहाँ से कहीं दूसरी जगह जाते थे तो जो समय हमको लगना चाहिए उसका दोगुना या तिगुना लगता था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और जो मेरठ से दिल्ली का एक्सप्रेसवे है ये भी आपको जो केंद्र, इसकी वजह से हमें आने जाने की सुविधा बहुत सारा प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट ने। देखिए, एक चीज रमन स्पष्ट है लोगों की बातें सुनने से और हम लोगों को ग्राउंड पे रहने के बाद एक चीज बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ी कि नेता भले ही जिन्ना की बात कर ले, नेता भले ही हिजाब की बात कर ले, नेता भले ही यूक्रेन की बात कर ले, अलग इश्यूज की बात कर ले, लेकिन जो दिमाग में जो लोकल की है ना, जो यहाँ की पब्लिक है, यहाँ से लेकर पूर्वांचल या पूरे उत्तर प्रदेश की जो पब्लिक है, वो अपना जो विकास का मुद्दा है उस पर ज्यादा जो है फोकस दे रही। जैसे इन्होंने बताया कि जब ये नोएडा में आप देखिए तो नोएडा मेरठ से लेकर दिल्ली तक जाने का जो समय है वो इनका बच गया। इलाहाबाद से लेकर अगर आप चाहिए, आगरा से लेकर पुणे, आगरा एक्सप्रेसवे जो अखिलेश यादव के समय में बना था, मैं उसकी तारीफ करूंगा कि वो भी एक एक्सप्रेसवे ऐसा है जो डिस्टेंस को बहुत
शॉर्ट किया उसने। उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जब से बना तब से लोगों को जहां 7 से 8 घंटे लगते थे, अब महज 3 से 3.5 घंटे में लोग पहुंच जाते हैं। जो किसान है यहाँ से अपनी जो फल है, सब्जियां हैं, उसको बिल्कुल अभिनव जी, आप बने रहिए, वापस लौटूंगा मैं आपके पास। तो न्यूज इंडिया पर सबसे सटीक आकलन आपको देखने को मिलेगा, सबसे सही एग्जिट पोल आपको देखने को मिलेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, वापस लौटेंगे और सबसे सटीक आकलन आपको बताएंगे।